विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मुद्रास्फीति का अर्थ और मुद्रास्फीति को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न आधारों पर मुद्रास्फीति के कई रूप बताए जा सकते हैं। मुद्रास्फीति के सर्वप्रथम हम लेंगे कि उसकी तीव्रता के आधार पर कौन कौन सी किस्में हो सकती है या क्या प्रकार हो सकते हैं। मुद्रास्फीति की किस्म और प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर जो मुद्रास्फीति है उसके अंतर्गत आता है सबसे पहले साधारण मुद्रास्फीति। इसमें कीमतों में धीमी गति से वृद्धि होती है। प्राय जो है एक इकाई वाली मुद्रास्फीति की वार्षिक दरों की स्थिति को साधारण मुद्रास्फीति कहकर संबोधित किया जाता है। इकाई वाली 1 से लेकर 9% तक जो वृद्धि होती है, इस स्थिति में लोगों का जो है मुद्रा में विश्वास बना रहता है। लोग मुद्रा में दीर्घकालीन समझौते करने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य भविष्य में आज की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। वे अपने धन को वास्तविक परिसंपत्ति के रूप में बदलने की बजाय मुद्रा के रूप में जारी रखते हैं, ताकि उन्हें मुद्रा के मूल्य की स्थिरता में विश्वास होता है। जैसा कि पहले टेबल में हमने बताया था कि विश्व एटलस जो है 2003 के अनुसार चीन में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1990 से लेकर 2000 तक की अवधि में 6.2% तथा अमेरिका में 2% थी, जिसके कारण वहाँ साधारण मुद्रास्फीति की स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि दोनों ही इकाई में थी। इसके पश्चात आता है कि तेज रफ्तार मुद्रास्फीति अथवा ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, इसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति प्राय 2 अंकों व 3 अंकों में देखने को मिलती है, जैसे 20%, 100%, 200% आदि। 1990 से लेकर के 2000 की अवधि में इस प्रकार की मुद्रास्फीति विश्व के कई देशों में पाई गई थी। जैसे ब्राजील में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 168.2% थी, तो रूसी फेडरेशन में 139.6%। इस प्रकार की मुद्रास्फीति की दशाओं में देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। वास्तविक ब्याज की दरें बड़ी मात्रा तक ऋणात्मक हो जाती है, यानी नेगेटिव हो जाती है ब्याज की दर। लोग बाग माल इकट्ठा करने लगते हैं, मकान खरीदने लगते हैं और ब्याज दर पर उधार देना बंद कर देते हैं। लोग अपनी मुद्रा विनियोग के लिए विदेशों में भेजने लगते हैं, जिससे घरेलू विनियोग काफ़ी मात्रा में घट जाता है। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति से देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। और फिर तीसरी है अत्यधिक तेज रफ्तार मुद्रास्फीति। इस प्रकार की स्थिति में कीमतें प्रतिवर्ष बेकाबू ढंग से बढ़ने लगती है। 1922-23 में जर्मनी में यह दशा पाई गई थी। वहाँ जनवरी 1922 से लेकर नवंबर 1923 के बीच कीमत सूचकांक 1 से बढ़कर के 10 हो गया था। पोलैंड में 1990 में समाजवाद से बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ जाने के दौरान कीमतें 1000% बढ़ी थी। 1990 में अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति की दर 231.4% रही थी। तो इन आंकड़ों को देखकर हमें लगता है कि वास्तव में मुद्रास्फीति कितनी तेजी से बढ़ी थी उस समय। तो इस प्रकार जो है हाइपर मुद्रास्फीति की दशाएं भी विश्व में पाई गई है। तो इन अवधियों में मुद्रा की वास्तविक मांग बहुत ज़्यादा घट गई थी। लोग अपनी मुद्रा को खर्च करने की भरसक व शीघ्र कोशिश करते हैं। सरकार मुद्रा प्रसार तेजी से करती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लॉर्ड रॉबिन्सन का मत है कि इस स्थिति में आर्थिक असंतुलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और संभवतः हिटलर जैसी हस्तियां भी हाइपर मुद्रास्फीति की ही देन मानी जा सकती है। तो ये कहना उचित होगा कि सामान्य समय में लोग जेब में पैसा ले जाते हैं और टोकरों में खाद्य पदार्थ लाते हैं, लेकिन हाइपर मुद्रास्फीति की अवधि में टोकरों में या बोरों में भर के पैसे ले जाते हैं और जेबों में खाद्य सामग्री लेकर के आते हैं। इससे इस प्रकार की मुद्रास्फीति की भीषणता का अनुमान लगाया जा सकता है। सैमुएल्सन और नॉर्डहाउस ने स्थिर गति वाली मुद्रास्फीति का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति समान गति से उस समय तक जारी रहती है जब तक कि आर्थिक घटनाओं का कोई भारी परिवर्तन उसे बदल न दे। 1980 के मध्य में अमेरिका में कीमतों में लगभग 4% सालाना की बढ़ोतरी हुई थी और लोगों ने इसे ही मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर यानी एक्सेप्टेड रेट मान लिया था। सरकार की मौद्रिक व राजकोषीय नीति के लिए यह दर
मान ली गई थी, यह दर दीर्घकाल में भी जारी रह सकती है। लेकिन व्यवहार में यह देखा गया कि दीर्घकाल में यह स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इस पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे समग्र मांग में परिवर्तन, तेल के भाव में परिवर्तन, फसलों के उत्पादन में उतार चढ़ाव, अचानक भारी गिरावट, विदेशी विनिमय दर यानी अवमूल्यन आदि के प्रभाव, उत्पादकता के परिवर्तन, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से मांग पक्ष व पूर्ति पक्ष की ओर पड़ने वाले प्रभाव स्थिर गति वाली मुद्रास्फीति में भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। भारत में, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, कि भारत में आजकल हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति दोनों में अंतर किया जाने लगा है। हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, दोनों के आधार पर आंकी जा सकती है, जो भारत में एक सामान्य पद्धति रही है। लेकिन प्रशासित कीमतों की वृद्धि के कारण, जैसे विशेष रूप से पेट्रोल और ऊर्जा की मूल्य वृद्धि के कारण इस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर में से हम ऊर्जा और प्रशासित मूल्यों की वृद्धि दर को घटा लें तो हमें कोर मुद्रास्फीति की दर प्राप्त हो जाती है। पूर्व में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कोर मुद्रास्फीति की दर 2000-2001 के लिए, जिसमें ऊर्जा की मूल्य वृद्धि दर को घटाने पर 4% बतलाई थी। विश्लेषण की दृष्टि से हमें कोर मुद्रास्फीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसी को नियंत्रित करने पर प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा है, पेट्रोल है, इस तरह के जो पदार्थ हैं, इनमें तेजी से वृद्धि होती है। बाकी सब वस्तुओं में हो सकता है धीरे धीरे वृद्धि हो, तो इनमें वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति एकदम से तेज भी हो सकती है। फिर इसका एक और है कि क्षेत्रीय या विभिन्न आर्थिक जो क्षेत्रवार है, यानी जो सेक्टर हैं, सेक्टर वाइज मुद्रास्फीति भी हो सकती है। सामान्य जो मुद्रास्फीति की दर है, उसमें सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में औसत वृद्धि की दर को दर्शाया जाता है, लेकिन इसे विभिन्न वस्तु समूहों में अलग अलग भी दर्शाया जा सकता है। जैसे प्राथमिक वस्तुओं में हम खाद्य वस्तुओं, गैर खाद्य वस्तुओं व खनिज पदार्थों को ले सकते हैं। एक समूह में हम ईंधन, पावर, रोशनी और चिकनाई पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। और विनिर्माण वस्तु में हम विनिर्मित खाद्य वस्तुएं, टेक्सटाइल, रसायन, रासायनिक पदार्थ, जो बेसिक धातु है, धातु पदार्थ है, मशीनरी है, मशीनी औजार है, आदि को ले सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग मुद्रास्फीति की दरों को जो हम निकालेंगे, उसे हम क्षेत्रीय मुद्रास्फीति या सेक्टोरल इन्फ्लेशन कहकर पुकारेंगे। इससे हमें पता चलता है कि कौन से वर्ष में कौन से समूह या क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा ऊंची रही है और किस क्षेत्र में सामान्य रही है और किस क्षेत्र में बहुत ही कम रही है। इस जानकारी के आधार पर हम जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए अधिक ठोस व अधिक व्यवहारिक नीतियां अपनाया जा सकते हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती है उसे रोकने व काबू करने के लिए हम नीतियां लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारत में जैसे कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति व क्षेत्रीय या क्षेत्रवार मुद्रास्फीति का आकलन काफी उपयोगी माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के लिए मुद्रास्फीति का आकलन भी अपना विशेष महत्व रखता है। इसे हम प्रादेशिक मुद्रास्फीति कह सकते हैं। तो ये जो थी तीव्रता के आधार पर या अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर मुद्रास्फीति थी। अब हम चलते हैं कारणों के आधार पर, जो महत्वपूर्ण है। कारण, कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण मुद्रास्फीति जो है आ सकती है। तो सबसे पहले हम लेंगे मांगजन्य मुद्रास्फीति या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसे अतिरिक्त मांग की मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र वास्तविक मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे मांगजन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। यानी पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति से वास्तविक मांग का ज्यादा हो जाना मांगजन्य मुद्रास्फीति को पैदा करता है। इस संबंध में प्रोफेसर किन्स ने स्फीतिकारी अंतराल यानी इन्फ्लेशनरी गैप का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उस विश्लेषण को हम जो है एक चित्र के द्वारा समझेंगे। तो इसमें मांगजन्य मुद्रास्फीति में एक अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पत्ति की समग्र मांग पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, जिसे हम मांगजन्य मुद्रास्फीति कह सकते हैं। ये जो चित्र है ये प्रोफेसर किन्स का स्फीतिकारी अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप है, उसको बतलाता है ना। इस चित्र में हम देखेंगे तो ओ एक्स अक्ष पर आमदनी ली गई है और ओ वाई या पर जो है समग्र मांग को लिया गया है। 45 डिग्री की जो रेखा बनाई गई है ओ ई, ये समग्र पूर्ति को सूचित करती है और C+I+G रेखा समग्र मांग को सूचित करती है। यहाँ C का मतलब है
उपभोग, आई का मतलब है निवेश और जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्षैतिज अक्ष पर जो है वाई एफ हमने लिया है। वाई एफ का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट या पूर्ण रोजगार की आय। अर्थव्यवस्था द्वारा अधिकतम उत्पत्ति की मात्रा को ये वाई एफ सूचित करता है, जिसका अल्पकाल से संबंध होता है। यहाँ किन्स हमेशा अल्पकाल की बात करता है। इस स्थिति में अतिरिक्त मांग की मात्रा ए बी के द्वारा सूचित की गई है। ये समग्र पूर्ति है आपके ओ ई, और सी प्लस आई जी जो है समग्र मांग है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति, चूंकि ए बी जो पूर्ण रोजगार का बिंदु है वाई एफ, उस पर समग्र पूर्ति तो है बी, जबकि समग्र मांग है ए। यानी ए से लेकर के बी तक अतिरिक्त मांग है या मांग आधिक्य जिसे हम कहते हैं। तो ए बी अतिरिक्त मांग की मात्रा को सूचित करता है, क्योंकि यह समग्र मांग व समग्र पूर्ति की बीच की दूरी को बतलाता है। इसी को किन्स ने स्फीतिकारी अंतराल कहा है, इन्फ्लेशनरी गैप। कई बार 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, स्फीति का अंतराल क्या है या स्फीतिकारी अंतराल क्या है। तो उस स्थिति में हमें ये बताना है कि ये जो ए बी है ये स्फीतिकारी अंतराल है। ऐसी दशा में अतिरिक्त मांग के कारण कीमत में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है। जब मांग ज्यादा है तो कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति लागू होगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति की मात्रा वाई एफ से आगे उत्पत्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। जब हमने देश के सभी साधनों को रोजगार दे दिया है तो उसके बाद उत्पत्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है। तो अगर उसके बाद भी मांग बढ़ती है तो केवल कीमतों में ही वृद्धि होगी। यह स्फीतिकारी अंतराल जो अंतराल है, ये गैप तभी कम हो सकता है जब किसी कारण से उपभोग फलन नीचे की ओर खिसके, है ना, नीचे आ जाए। ये सी प्लस आई प्लस जी जो है नीचे की तरफ आकर के बी पर आ जाए, ये बी पर काटे इसको। अथवा ब्याज की दरों के बढ़ने से विनियोग कम हो जाए, तो विनियोग कम हो जाएगा तो भी ये इतना का इतना नीचे आ जाएगा। अथवा करों की जो वसूली है वो कीमतों से ज्यादा तेज गति से बढ़े, ताकि खर्च योग्य वास्तविक आय में कमी आने से उपभोग का स्तर नीचे की ओर आ जाए या उपभोग कम हो जाए। देश में कीमतों के बढ़ने से आयात बढ़ते हैं और निर्यात कम होते हैं, जिससे शुद्ध विदेशी विनियोग कम होने से भी सी प्लस आई प्लस जी वक्र नीचे की ओर खिसक सकता है। इस प्रकार कई प्रकार के प्रभावों के फलस्वरूप सी प्लस आई प्लस जी वक्र के नीचे आकर बी बिंदु पर समग्र पूर्ति वक्र को काटने से इस स्फीतिकारी अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात हम एक और डायग्राम लेंगे जो मांगजन्य मुद्रास्फीति को स्पष्ट करता है, ये वाला। इस प्रकार की जो, जैसा हमने देखा, मांगजन्य जो मुद्रास्फीति होती है उसका जन्म मांग पक्ष की ओर से होता है। जैसे भारत में जो है योजना काल के दौरान सरकारी व्यय बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था और घाटे की वित्त व्यवस्थाओं को अपनाया गया था। इसके अलावा सरकार का गैर योजना व्यय भी काफी बढ़ गया था, जिससे बजट घाटा काफी ऊंचा हो गया, जिसके लिए घाटे की वित्त व्यवस्था करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई गई थी। और जब उसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि के कारण जब घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जाती है तो लोगों के पास मुद्रा बढ़ जाती है, उससे मांग में वृद्धि होती है। तो मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई, क्योंकि उत्पादन किया नहीं जा सकता। जब उत्पादन कम है और लोगों के पास मुद्रा ज्यादा है तो वो कीमतें ज्यादा देने को तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से मांग पक्ष की ओर से मुद्रास्फीति पैदा होती है। रेखा चित्र में हम देखते हैं कि ओ क्यू जो है वो हमने नीचे एक्स अक्ष पर ओ क्यू वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा ली है जो मांग व पूर्ति को दर्शाती है। ओ पी अक्ष पर हमने कीमत स्तर मापा है, यहाँ पर हमने प्राइस लेवल लिया है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड वक्र व एग्रीगेट सप्लाई वक्र यानी समग्र मांग वक्र एडी और समग्र पूर्ति वक्र एएस साधारण रूप में कीमत स्तर व मांग का तथा कीमत स्तर व पूर्ति का संबंध बतलाते हैं। प्रथम बिंदु हम लेते हैं संतुलन बिंदु ई बिंदु पर पी कीमत स्तर निर्धारित होता है। बाद में मांग जब एडी से बढ़कर के एडी 1 हो जाती है ना, जब मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है और एडी 1 हो जाता है, जो पहले वाले एएस यानी समग्र पूर्ति वक्र के साथ नया संतुलन E1 पर स्थापित करता है, जिससे कीमत स्तर बढ़कर के P1 हो जाता है। इस प्रकार यहां मांग के बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ा है, तो ये मांग जन्य या मांग प्रेरित
या खिंचाव से उत्पन्न मुद्रास्फीति की दशा का सूचक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मांग बढ़ी है। एडी के बढ़ने से हम ई से E1 बिंदु पर आ गए हैं, जिससे कीमत स्तर OP से बढ़कर OP1 पर आ गया है। तो यहाँ जो मुद्रास्फीति बढ़ी है वो इस मांग पक्ष के कारण बढ़ी है, इसलिए हम इसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। 1920 के दशक में जर्मनी में हाइपर मुद्रास्फीति जो पैदा हुई थी वो इसी मांगजन्य मुद्रास्फीति का ही उदाहरण थी। भारत में लगभग पिछले 4-5 दशकों से मुद्रास्फीति जो बढ़ी है वो मुख्य रूप से मांगजन्य मुद्रास्फीति ही मानी जाती है अर्थशास्त्रियों द्वारा, क्योंकि इस पर जनसंख्या की वृद्धि का भी प्रभाव पड़ा है। इससे मुद्रास्फीति के जारी रहने में मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि भारत के प्रारंभिक योजना काल में और लगभग 1990 तक, स्वतंत्रता से लेकर 1990 तक और उसके बाद भी कई वर्षों तक घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया गया था। घाटे की वित्त व्यवस्था के तहत सरकार या तो नए नोट छापती है, यानी मौद्रिक प्रवाह बढ़ता है। जब मौद्रिक प्रवाह, लोगों के हाथ में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा आ जाती है और हम रोजगार को बढ़ा नहीं पाते हैं, तो कुल वास्तविक उत्पादन की मात्रा को भी हम बढ़ा नहीं पाते हैं। तो उत्पादन उतना ही रहता है, लोगों के हाथ में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में मांगजन्य मुद्रास्फीति पैदा होती है। तो इस प्रकार से हमने आज मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्मों या प्रकारों के अंतर्गत मुद्रास्फीति की रफ्तार के आधार पर जो है 3 प्रकार की मुद्रास्फीति, साधारण मुद्रास्फीति, तेज मुद्रास्फीति और अत्यधिक मुद्रास्फीति, हाइपर मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने भारत में पाई जाने वाली हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति जो अंतर किया जाता है उसके बारे में समझा। उसके पश्चात हमने जो है सेक्टोरल यानी क्षेत्रवार या प्रादेशिक मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने कारणों के आधार पर कि क्या क्या कारण है जिसके कारण मुद्रास्फीति पैदा होती है, उसमें हमने मांगजन्य मुद्रास्फीति का अध्ययन किया है। इसके आगे के जो मुद्रास्फीति के प्रकार हैं उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।